नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम आज एक समरी कर लेते हैं, पुरानी बातों को याद कर लेते हैं, बीच में क्या क्या हुआ उसकी भी छोटी मोटी बात कर लेते हैं और आज के कालखंड में आजकल के समय में आ जाते हैं। 2020 के बाद में 22-23 में आ जाते हैं कि भाई जो आईटी क्षेत्र में भारत के लोगों ने काम शुरू किया था, कोडिंग का काम शुरू किया था। उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन और ये सब पढ़ाई नहीं होती थी, तो कोडिंग का काम जहाँ तक मेरी जानकारी है मैकेनिकल इंजीनियर्स ने शुरू किया था और उसकी शुरुआत भी हुई थी। आप देखिए कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसने एक आईटी पार्क स्थापित किया था बम्बई में, वो एक्सपोर्ट जोन में, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन SEEP जेट में। और वहाँ से शुरुआत करके 1977 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पहली बार बाहर के देशों के लिए आईटी सर्विसेज का काम शुरू किया। और वो जो उस बास्केट में जितने भी काम आते हैं, आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट पे आते हैं, आउटसोर्सिंग के काम आते हैं, जो बहुत सारे काम हिंदुस्तान में होते हैं, उसका कुल मिलाकर के आज भारत उसका जो एक्सपोर्ट है 325 बिलियन डॉलर कर रहा है। तो जब ये काम जब शुरू हुआ 77 में, फिर धीरे धीरे मंत्र गति से आगे बढ़ा। कोई भी नया काम हो तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। और जबकि आपको अपना काम विदेशों में फैलाना है तो टाटाज के पास में वो पहुंच और वो समझ थी इंटरनेशनल बिजनेस की कि कहाँ से ये काम मिल सकता है। तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी धीरे धीरे स्थापित की और आगे जाकर के उसमें वो उन्नति करते चले गए। आज जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, उसमें 3 मुख्य कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो। और उसके बाद में बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा है और एम्फेसिस है, बिरला सॉफ्टवेयर और बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके एसोसिएट कंपनियां हैं। ये कंपनियां भी खुद काम, कुछ काम खुद करती हैं, कुछ काम दूसरों से भी करवाते हैं। तो एक पिरामिड है आउटसोर्सिंग का। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड और उसका काम है। लेकिन इसकी शुरुआत ने गति कब पकड़ी? इसने गति पकड़ी जो Y2K, यानी कि पहले जो डेट डाली जा रही थी वो उसमें डबल डिजिट्स पर डेट डाल रहे थे। अगर कोई डेट है 1980 की, 7 सितंबर 1980 की, तो उसको 80 लिख दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो समय आ गया जब उन्होंने कहा कि भाई ये अब 80 के बाद में जब जो है वो 99 पूरा हो जाएगा और हम 2000 में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये सारे डेटा का क्या होगा? वो डेटा तो हमको चाहिए, तो उसकी डेट सीक्वेंसिंग कैसे होगी, यानी कि डेट की सीक्वेंसिंग कैसे होगी? तो Y2K जॉब के लिए फिर भारत के आईटी सर्विस के सेक्टर ने बड़ा ही लंबा चौड़ा काम किया, उसमें जुट गए। मतलब भारत की कंपनियां, भारत के इंजीनियर्स को इसमें प्रेफरेंस दी गई। क्यों प्रेफरेंस दी गई वो एक लंबी कहानी है, उस पर कभी अधिक बात जो है वो बाद में करेंगे। लेकिन भारत में क्या हुआ? ये जो नया काम भारत में आ रहा था, ये जो भारत विदेश का काम कर रहा था, तो भारत के विद्वानों ने उसके ऊपर बहुत ही टेढ़ी नजर डाली। अब जैसे आप देखिए कि ये तो 99 की बात हो गई। जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर की बात की थी तो देश के महान पत्रकार श्रीमान प्रभाष जोशी ने क्या कहा था? आज प्रभाष जोशी अगर जीवित होते तो वो देखते कि छोटा सा अखबार में नहीं छप रहा है जिसके अंदर कंप्यूटर का कोई रोल ना। तो इन लोगों को क्षमा करें, बहुत सारे लोगों का प्रभाष जोशी के बारे में ये बात सुननी बड़ी बुरी लगेगी और प्रफुल्ल बिदवाई के बारे में भी लगेगी
क्योंकि प्रफुल्ल बिदवाई ने 2003 में जो ये भारत में काम हो रहा था, उन्होंने उसको कोड कुली का नाम दिया। यानी कि भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य में, जो कि उद्यम धर्मिता में जो एक नई बाहर आई थी, एक नया काम शुरू हुआ था, उसकी संभावनाएं और उसका विस्तार और उसकी गहराई तो उनको कुछ मालूम नहीं थी। उससे पहले उन्होंने कोई गलती थोड़ी की। हमारे यहाँ जो है विघ्न संतोषियों की और हर चीज की बुराई करने वालों की बहुत लंबी चौड़ी फौज हमने पाल के रखी है। उनको शिक्षा दीक्षा भी वैसे ही दी गई है कि वो हर आदमी को कुली बना देते हैं। तो ये तो कोड कुली है। ये पहले भारत में चीप मजदूरी जो है ना, वो उसके कारण मजदूरों का एक्सपोर्ट होता था, गुलामों का एक्सपोर्ट होता था। ये नए गुलाम हैं। तो पहले तो कंप्यूटर का मजाक उड़ाया स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी ने, और उसके बाद में 2003 में अपने विशेष ज्ञान का प्रसार करते हुए, अपनी विशेष दृष्टि डालते हुए इस आईटी एक्सपोर्ट के काम पे श्रीमान स्वर्गीय प्रफुल्ल बिदवाई ने इनको कोड कुली कहा। अब जब प्रफुल्ल जी ने कह दिया तो उनके बहुत सारे साथी और उनके चेले चाटे लग गए। उन्होंने कहा कि ये जो आउटसोर्सिंग का काम है, जो कॉल सेंटर का काम है, उसके अंदर जो है वो लक्ष्मी जो है वो रात को लौड़ा बन जाती है और किशन जो है वो कृष्ण बन जाता है। उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव पड़ता है, उनका जीवन बिगड़ जाएगा। वो जो है वो त्रिशंकु बन करके जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हैं तो वो कुली, तो कुली का ही उनका जीवन होगा। तो ये तो आज से 20 साल पहले की बात है। और प्रभाष जी ने कहा हो तो आज से 35 साल पहले की बात है। लेकिन दोनों में भारत के महान विद्वान हैं जिनको टेक्नोलॉजी का टी मालूम नहीं है, या कि बहुत सारी गलत अवधारणाओं से उसके बहुत सारे कारण हैं, वो लोथ पोत हैं। तो वो हर चीज, जैसे आजकल आप देखिए ना, हर नए काम की भारत में मजाक उड़ाने की, आजकल तो बहुत सारी चीजें बदल गई है। तब तो कुछ परिस्थिति और थी, लेकिन अब तो बहुत बदल गई है। अब भारत के अंदर इतनी बड़ी चीज हुई है। वंदे भारत के ट्रेन का 18 महीने में निर्माण हुआ है और 25 ट्रेनें 50 रूट पे अप डाउन चल रही है। कुछ दिन बाद बैठना है हमको भी उसमें, वंदे भारत ट्रेन में। उनका लगातार एक पूरा का पूरा तंत्र है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अब ही नई मशीन है, पूरी की पूरी स्पीड नहीं ले पा रही, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, तो उनको उस साइकिल का तो मालूम नहीं, उस विकास चक्र का तो मालूम नहीं। और विकास चक्र चलते ही तो एक नई बातें शुरू हो जाती हैं, उसमें हंसी मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो आज भी हर तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैंकों के प्रॉफिट जो है वो लाभ है वो 1 लाख करोड़ के पार चले गए। गोल्ड रिजर्व जो है वो मैक्सिमम पे आ गए। एफडीआई बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ विशेष विद्वानों को उसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। वो कहते हैं सब झूठ है, ये प्रपंच है। जिस तरह से पहले कोड कुली का मजाक उड़ाया गया था, कंप्यूटर का मजाक उड़ाया गया था। तो चलिए छोड़िए विघ्न संतोषियों की और हर चीज में अड़ंगा लगा करके ऊंच नीच करने की। अच्छा ये बात है कि ये अधिकतर लोग बराबरी की बात करते हैं, लेकिन इनको कंप्यूटर में काम करने वाले लोगों को कुली बोलने में 2 मिनट की शर्म नहीं आई, क्योंकि वो ज्ञानी बन गए ये कह के कि ये इंजीनियर है, ये तो गधे हैं। पहले भारत से जो है वो मजदूर जो है ना कुली है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता। अब ये गधे जो है ना अंग्रेजों का काम कर रहे हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये पूरे समाज को नष्ट कर देंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कहा ही गया होगा जो प्रवृत्ति है इनकी। तो चलिए छोड़ देते हैं। आज की स्थिति क्या है? आज 2022 से इसके अंदर ये है कि भारत ग्लोबल और जो है वो कैपेबिलिटी सेंटर की पहली पसंद है। दुनिया भर में जितने भी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं वो अधिकतर रूप से कहते हैं कि करीब 40% भारत में लगाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से
4 जगह हैं। वो बेंगलोर में है, उसमें से 25% बेंगलोर में है, बाकी हैदराबाद में है, बंबई में है और नोएडा में है। और वहां के इनके जो दूसरे सेंटर अलग जगह हैं उनका भी काम होता ही होगा। तो इस तरह का काम है। और भारत में करीब करीब हर साल 6 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। और ये हम मान के चल सकते हैं कि भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए सब बराबर तो नहीं है ना, बराबरी की बात करने वालों को मानना चाहिए। तो उसमें जो सबसे प्रथम श्रेणी में है वो करीब 1,20,000 या 1,25,000 इंजीनियर्स हैं। उनको टॉप की जो दुनिया की कंपनी है वो ले जाती है। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उनके कितने बड़े सीईओ हैं, उनके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भारतीय किस कारण हैं, वो अलग एक बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। यानी कि आज भारत जो है वो तेल का जो इंपोर्ट है काफी बड़ा, वो 100-150 डॉलर बिलियन डॉलर के आसपास का वो है। कोयले का भी कोई 50 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसको ऑफसेट करने में, जो करंट डेफिसिट है उसको बैलेंस करने में भारत से जो आईटी सर्विसेज हैं, जिनको कल आज से 20-25 साल पहले खूब कुली दे करके उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस तरह से आज वंदे भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये एक प्रवृत्ति है जो हमारे देश के विशिष्ट किस्म के बुद्धिमान, अति बुद्धिमान, बल्कि वास्तव में तो त्रिशंकु किस्म के प्राणी हैं, लेकिन चलिए ठीक है, उनको बुद्धिमान और विद्वान मान लेते हैं। तो उन विद्वानों की तो वक्र दृष्टि रहती है। ये कुली है, ये राजा है, राजा तो विदेशी हैं, अंग्रेज है, वही है। तो इस तरह का मजाक आज भी उड़ाया जा रहा है। वास्तविकताओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता की बात करनी किसको है ना। कुछ लोगों को गाली देनी है, कुछ लोगों को नीचा बताना है, कुछ लोगों को मानना है कि ये तो ऊंचे हैं, तो सबसे पहले तो खुद ऊंचे हो जाते हैं। यानी कि जिन लोगों को आईटी सर्विस के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ एबीसीडी मालूम नहीं है, और वो कर देते हैं। कुछ दिनों पहले देश के बड़े महान जाने माने कवि हैं, उन्होंने कह दिया कि टेक्नोलॉजी के कारण भारतीय जो छात्र हैं और भारतीय लोग हैं वो इतिहास से उनकी दूरी बन गई। और भाई कैसे, हम जब पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तब उस समय एक किताब और एक नोट्स लेने के लिए हमें कई दिनों और कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कुछ लोगों की लपटप्पो करनी पड़ती थी, और तब हमें वो नोट्स मिलते थे। आज आप किसी भी सब्जेक्ट पे, आप चोला वंश के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी और स्वतंत्रता के किसी सोपान के बारे में जानना चाहते हैं, आप चांद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कुछ ही मिनट में काफी कुछ जानकारी ले लेंगे। लेकिन ये सब आईटी सर्विस जो इंटीग्रेटेड, जो सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आईटी है, इंटरनेट है और उससे संबंधित सारे मोबाइल फोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, वगैरह वगैरह, उन सब का एक जाल है। और वो बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। और रिपीटेड काम तो अब चैट जीपीटी वगैरह आ चुके हैं, अब जो है वो स्वचालित कार्य भी आ चुकी है, बहुत सारा काम स्वचालित से हो रहा है। तो भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स खुले चले जा रहे हैं, और सर्विस एक्सपोर्ट जो है ना वो भी बहुत बढ़ रहा है। 57 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है, और दूसरे पे एक्सपोर्ट हैं। और कुल मिलाकर के एसएएस जो है, सर्विस रिलेटेड जो सर्विसेज है, आईटी रिलेटेड जो हैं, वो भी 40% भारत में होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैच है और डेलोइट है, वो सब भारत में काम कर रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि अब धीरे धीरे और वैल्यू एडिशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। यानी कि 325 बिलियन डॉलर का जो सर्विस और आईटी रिलेटेड सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो हो रहा है, वो एक बड़ी अच्छी गति से बढ़ रहा है। उसके अंदर वैल्यू एडिशन के काम भी आते रहेंगे। तो इस बारे में कौन जान सकता था। देखिए, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की
जो एक शुरुआत है, किसी छात्र की एक शुरुआत है, उसके बारे में ये भारत के विद्वान हैं, ये कितनी गलत और वक्र दृष्टि रखते हैं। ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि कौन जानता था कि कभी अदन में एक पेट्रोल अटेंडेंट बने धीरूभाई अंबानी इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर देंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में वो एक अंबानी बनने के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नष्ट भी होते होंगे। लंदन की जो पहली जो मेट्रो बनी थी उसमें ना जाने कितने उद्यमी, कितने एंटरप्रेन्योर्स, कितने उनके परिवार बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने ये माना कि ये काम मैं कर सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास साधन है, लेकिन वो कर नहीं सके। एक ये सतत प्रक्रिया थी जिसके अंदर उनके पूरे के पूरे परिवार का हवा जो है ना वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि ये देश के बुद्धिमानों को जो कुछ पढ़ा करके कहीं यूनिवर्सिटियों में बैठ जाते हैं, कुछ लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कोई चैलेंजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं ली, अधिक वो रिस्क ले लेते हैं, कोई लिख लेते हैं, किसी के साथ में बहस वहस कर लेते हैं, किसी राजनीतिक से बहस कर लेते हैं और उससे बचाव के भी साधन करके करते हैं। इससे अधिक तो ये कुछ करते नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी किताबों का कितना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, इनके लेक्चर का कितना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, इनके ज्ञान से कितने लोग जो है ना नौकरी पा रहे हैं। लेकिन हमने मोटी मोटी आज बात की भारत की आईटी सर्विसेज की, जिसको 2003 के आसपास में शुरुआती दौर में इंडियन कोड कुली कहा जाता था, और आज हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनने चले जा रहे हैं। और इस तरह से भारतीय इन्फोटेक से रिलेटेड सर्विसेज का और काम का विस्तार हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, हर तरह के लोगों को काम मिलता है, उनकी आय बढ़ रही है। हर साल में जो करीब करीब 1,20,000 इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस क्षेत्र में उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनकी संभावनाएं हैं कि उनके काम का जो है ना उनको काम करने का मौका मिलेगा, और फिर वो और आगे उसमें सीखेंगे, अपनी समझ को और तेज धार उसकी करेंगे और फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ एक जो है वो इस तरह की जब जॉब लगती है तो कम से कम 5 से 10 जॉब दूसरी क्रिएट होती हैं, चाहे वो टैक्सी वाले की हो, चाहे सफाई करने वाले की हो, चाहे रेस्टोरेंट की हो, चाहे किसी और क्षेत्र की हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने बहुत लंबे समय के बाद में भारत की आईटी स्किल और स्ट्रेंथ की बात की, क्योंकि विशेष परिस्थिति आ चुकी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में स्थापित हो रहे हैं जो कि वैल्यू एडेड सर्विस की तरफ जा रहे हैं, और ये भारत का सर्विस एक्सपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रखता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज आगे भी आती रहेंगी। गाली गलौज करने वाले जो है वो रोज 3-4 बार वंदे भारत पे कुछ ऊट पटांग लिखने वाले और भी बहुत सारी बातें करने वाले अपना काम करते रहेंगे। उनकी समझ है, उनकी समझदारी है और उनका शगल है, उनको करने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और हम आपसे शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और एक निवेदन और के अधिकतर जिन महानुभावों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने किया है, उनसे ये प्रार्थना है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो पब्लिक कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्राइवेट होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।